साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि अब हम डीबीटी जेआरएफ को टारगेट करते हुए बायोमेमोरी ट्रांसपोर्ट को हमने स्टार्ट कर दिया है, ये बात आपको पता है, ठीक है? उसके कुछ लेक्चर्स हमने आपको पढ़ाए थे, उसके रिगार्डिंग हमने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया। इसके अलावा साइमल्टेनियसली हम लक्ष्य के नाम से डीबीटी जेआरएफ के नाम से एक सीरीज़ स्टार्ट की है, जहाँ पे हम आपको रिमेनिंग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर विथ एक्सप्लेनेशन के साथ आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो जिसमें से कुछ पार्ट्स को हमने कवर किया था, जहाँ पे पहले पार्ट में हमने न्यूमेरिकल्स को कवर किए थे, अगर आपको याद होगा, ठीक है? तो उसी क्रम में अब ये सीरीज़ चलती रहेगी, तो उसी क्रम में जो मैंने टॉपिक्स उठाए हुए हैं, हालाँकि मेरा जैसा कि मैंने अपनी स्ट्रैटेजी के लेक्चर में मैंने आपको पहले बता रखा है कि जो बच्चे इस चैनल को फ़ॉलो करते हैं, वो इस बात को समझ लें कि डीबीटी के 2008 से लेकर 2022 तक के पेपर अवेलेबल हैं, ठीक है? हम 2023 को टारगेट कर रहे हैं। इनके कुछ फ़ेवरेट टॉपिक होते हैं, जब आप इनके प्रीवियस ईयर के पेपर को लगाएँगे, तभी आपको समझ में आएगा और कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं, वो इनके पेपर में रिपीट भी होते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको एट लीस्ट 2015 तक के पेपर को आपको सॉल्व करना है। मेरी भी ऐसा प्रयास रहेगा कि हम इससे इस साल तक के पेपर में आपके लिए जो भी फ्रूटफुल है, उन चीज़ों को आपको आसानी के साथ हम समझा के इस पेपर में भेज सकें, राइट? तो उसी क्रम में अब हम यहाँ पर जिस सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें मैंने यहाँ पे 2020 के पेपर को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि इस साल का जो पेपर था वो उन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ भी था कि ये कोविड के बाद पेपर था, वो भी एक रीज़न था और उसके बाद पहला ऐसा पेपर था जहाँ पे डीबीटी की सबसे ज़्यादा आज तक की जो हाई कट ऑफ थी वो 236 गई थी जेआरएफ के लिए मतलब पार्ट प्रोजेक्ट कैटेगरी फर्स्ट के लिए, राइट? तो उसका रीज़न ये था कि यहाँ पे उन्हें बहुत ही बेसिक और आसान क्वेश्चंस पूछे थे, हालाँकि उतने में ही बच्चे फँस जाते हैं, ठीक है? तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ों को पढ़ते हैं, लेकिन छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं। तो जिस तरीके से हमने आईसीएमआर के टाइम में कार्य किया था कि हम पेपर को सॉल्व कर रहे थे, उसी समय ही उसी के रिगार्डिंग जो भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन था, उसको हम कवर कर लेते हैं। उससे एक फ़ायदा ये भी होता है, कभी-कभी हम चैप्टर्स को देख के घबरा जाते हैं, तो अगर हम टॉपिक्स पढ़ते हैं, टॉपिक्स वाइज़ अगर हम अपनी तैयारी करते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका है। तो इस तरीके से आपका टॉपिक्स के हिसाब से आपको मतलब अच्छे कंटेंट मिलते रहेंगे, उसी के साइड में उसका एक्सप्लेनेशंस मिलते रहेंगे। तो ये एक अच्छा तरीका है और इसके अलावा हम आपको बायोमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट हमने स्टार्ट किया है। जैसे ही ये पार्ट खत्म होगा उसके बाद हम दूसरे टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। तो यहाँ तक आशा है कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि हमारा क्या तरीका होने वाला है और आपको भी क्या चीज़ों को फॉलो करना है, राइट? तो अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस को जल्दी-जल्दी देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट आर द सेलुलर साइट फॉर प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है? हालाँकि ये बायोमेम्ब्रेन में ज़िक्र आया है, मैंने इसको बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया, रटा दिया है, वही क्वेश्चन पूछा है। और अगर आप दुनियादारी में नहीं जानते हैं तो हमारा ट्रिक याद रखेंगे ग्लाइकोसाइलेशन में जी आता है, जी को आप ले जाके जी से जोड़ने को मैंने बोला था। सेल ऑर्गेनेल में जी से आपका गोल्गी बॉडी याद रखिएगा, ठीक है? आपको क्या करना है गोल्गी बॉडी आपको आंसर करना होगा। एक ऑप्शन में आपको यहाँ पे गोल्गी बॉडी देखने को मिलेगा तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालाँकि इन्होंने थोड़ा डिटेल में गए हैं और ये क्वेश्चन इन्होंने 2020 में पूछ लिया है। तो अब हम इसके थोड़े पार्ट को समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये नेक्स्ट टाइम या किसी और एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको रटाया था कि जो आपके गॉल ग्लाइकोसाइलेशन जो स्टेप होता है बहुत बड़ी प्रोसेस होती है, उसको हम डिटेल में समझेंगे समय आने पर, ठीक है? तो इसका जो फाइनल स्टेप होता है, आप इसको इस तरीके से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। फाइनल स्टेप जो होता है वो गोल्गी बॉडी में होता है और ई से मैंने आपको बताया था इनिशियल, ठीक है? इनिशियल को आज से आप ई पढ़िएगा जिससे आपको याद करने में आसानी होगा। ई को ई से जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम बन जाएगा, राइट? तो ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडी में होता है। आगे से हम याद रखेंगे फाइनल स्टेप कहाँ होता है? गोल्गी बॉडी में होता है। इनिशियल स्टेप कहाँ होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। बाकी यहीं पर बाकी ऑर्गेनेल्स के अगर नाम याद आए हैं तो लाइसोसोम का जब भी नाम याद आएगा तो आपको याद रखना है कि इसका एसिडिक पीएच होता है, ठीक है? 5.5 पे काम करता है, ठीक है? एसिड फॉस्फेटेज इसका मार्कर एंजाइम होता है। ये सारी चीज़ें आपको तुरंत रिकॉल आ जानी चाहिए। ठीक है? और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो जितनी बातें की जाएँ उतनी कम है, पावर हाउस ऑफ द सेल है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, बहुत सारे प्रोसेस में ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट थी कि आप किस तरीके से क्वेश्चंस को ट्रैक ट्रैक करेंगे। उसी क्रम में इसी साल एक क्वेश्चन आपका बायोमेम्ब्रेन से और पूछा गया कि द प्रोब यूज्ड टू एनालाइज़ ग्लाइकोप्रोटीन के लिए आप कौन से प्रोब को यूज़ करेंगे? तो बेसिकली प्रोब क्या होता है? प्रोब होते हैं आपके ऐसे मॉलिक्यूल जब आप टेक्निक्स के पार्ट को कवर करते हैं तो प्रोब जो होते हैं जो कि आपके कह सकते हैं कि एक तरीके के मॉलिक्यूल होते हैं जिनको हम रेडियो
लेबल्ड जिस तरीके जो भी हमारी टेक्निक होगी, उस हिसाब से हम उसको एनालाइज़ करेंगे, या तो रेडियो लेबल्ड कर देंगे या तो हम फ्लोरेसेंट कर देंगे। तो उस मॉलिक्यूल को जब हम यूज़ करते हैं तो उसको पर्टिकुलरली हम क्या बोलते हैं, प्रोब बोलते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। बाकी आप ग्लाइकोप्रोटीन आपको ट्रेस करना है तो आपको बस यहीं से दिमाग लगा लेना है कि आप कौन से ऐसे मॉलिक्यूल को लेंगे। ठीक है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। हालाँकि अगर आपको नहीं भी पता था तो भी अगर आप ऑप्शंस देखकर इन बातों को समझ सकते थे, जैसा कि इसमें तो सीधा आंसर होगा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में रटाया था। लेक्टिन्स आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपको क्वेश्चंस मिलते जाएँगे। इसके अलावा इंटरफेरॉन मेरे लेक्चर्स अवेलेबल है, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के लिए अप्लाई होता है। ठीक है? ये सारी बातें आपको वापस से रिकॉल आ जानी चाहिए। इंटरफेरॉन का लेक्चर्स जाके देखिएगा, अगर आप या तो भूल रहे हैं या आप इस चैनल पे नए जॉइन किए हैं। इसके अलावा साइटोकाइन, जो कि मैंने आपको इम्यून चैप्टर पढ़ाया था, वहाँ पे बहुत सारे इम्यून रिस्पॉन्स के समय साइटोकाइन्स निकलते हैं, और ग्लूटिन्स जो होते हैं ये आपके पर्टिकुलर व्हीट प्रोटीन्स होते हैं। जब आप इसको थोड़ा-सा भी अगर आप बेसिक पढ़ेंगे, जहाँ पे आप इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ते हैं, वहाँ पे आपको ग्लूटिन्स मिल जाएगा। तो यहाँ तक हमने 2 क्वेश्चंस को समझ लिया, जो कि डीबीटी जेआरएफ 2020 में आपसे पूछा गया था। बहुत ही आसान, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, और आराम से जितना हम ट्रैक पे जा रहे हैं, सही ट्रैक पर हैं, ये भी आपको एक आइडिया लगेगा। तो ये 2 क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने भी अपना एक आपको पिछले पार्ट में बताया है कि इन चीज़ों पे आपको कमांड बनाना पड़ेगा, और बहुत ही आसान क्वेश्चन ये आपका मोलैरिटी का सिंपल कैलकुलेशन का पूछा गया था। अब इस लेवल पर आके वो आपको केमिकल फार्मूला नहीं देंगे, तो ये सब चीज़ों को आपको याद रखना होगा। सोडियम हाइड्रॉक्साइड, जो कि इसका NaOH होता है, इस तरीके से आपका पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड है, पोटेशियम परमैंगनेट है। तो ये जो बेसिक इनऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल हैं, इनको आप याद कर लीजिए। और मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं। तो सोडियम का 23 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो आप इसको जोड़ दीजिएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 40 बन जाएगा। तो यानी कि अगर आपको सोडियम हाइड्रॉक्साइड, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था, और इसी पेपर के क्वेश्चन नंबर 43 में मोलैरिटी से रिलेशन आपको NaOH पूछा गया था। तो अगर आप वहाँ पे भूल गए तो यहाँ पे देख सकते थे। ठीक है? तो सिंपल सा बात है कि जो कि मैंने आपको इसके पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से जो कैलकुलेट करेंगे। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम। और मैंने आपको ये भी बता रखा है कि सारे जो चीज़ें होने चाहिए, मतलब यूनिट्स होनी चाहिए, वो आपके एक तरीके की होनी चाहिए। अगर लीटर में है, मोलैरिटी है या एमएल है, तो वो सारी चीज़ें एक जैसी होनी चाहिए, अलग-अलग नहीं होनी चाहिए, राइट? तो मोलैरिटी आपको यहाँ पे सिंपल सा 3 मोलर दे दिया है, पूछ रहा है कि कितना आपको वे करना होगा, ठीक है? और सोडियम हाइड्रॉक्साइड का जब आपको मॉलिक्यूलर वेट आपको पता चल गया 40 है, और वॉल्यूम आपको 0.25 लीटर दिया है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि जब आप यहाँ पे तिरछा गुणा करेंगे तो ये 40, यानी कि ये 3 इंटू 40 आ जाएगा, इंटू 0.25 आ जाएगा, इंटू वेट हो जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ से पॉइंट हटाएँगे तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा, 25 से इसको डिवाइड करेंगे, ये 4 हो जाएगा, 4 से इसको कट करेंगे, 10 हो जाएगा, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 ग्राम आ जाएगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, यही इसका करेक्ट आंसर है। मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो आपके लिए बोनस हैं, और इसी वजह से मैंने इन चीज़ों को आपको बहुत पहले बता दिया है, ताकि अभी से आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि ऐसे क्वेश्चन्स आप सॉल्व करिए, और इनसे जो कमांड भी बनाइए भाई, क्योंकि आपको इंटरव्यू भी फेस करना है, और इंटरव्यू में आपसे डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराएँगे। और इवन कभी-कभी साइंटिस्ट जो होते हैं ना, जब आप इंटरव्यू देने जाएँगे तो हो सकता है पेन कॉपी देके आपसे कह दें कि भाई ये M1 V1 लगा के ये फॉर्मूला बता दो, क्वेश्चन सॉल्व करके। ठीक है? तो ऐसी चीज़ों पे कमांड करिए जो आपका यूनिवर्सल हो। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आपको मोलैरिटी बताना है इस NaOH सॉल्यूशन का। तो इसमें आपको भी वही फ़ॉर्मूला लगाना था, मोलैरिटी बताना है, वेट आपको 4 mg दिया है, मॉलिक्यूलर वेट आपका 40 हो गया, वॉल्यूम 4 mg पर ml दिया है, इसका मतलब पर ml है। ठीक है? तो पर ml का मतलब 1 ml। अब इसको सीधा कर दीजिए, 4 से 10 हो गया, 1/10 को और क्या लिख सकते हैं, 0.1। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन आपके बहुत ही आसानी से सॉल्व करने वाले थे, और इस पे कमांड बनाइएगा। आशा है कि अब आप इसको आगे से सॉल्व करेंगे, राइट? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बफर के क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए थे, ठीक है? अब पता नहीं मैंने 2020 के उस टाइम पर याद नहीं आ रहा है, बट ठीक है, एक बार वापस से देख लेते हैं। ठीक है? और इसमें आपको क्या करना है, एक आपको बफर दिया गया था, सिंपल मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस में M1 V1 इज़ इक्वल टू M2 V2 का फ़ॉर्मूला लगाना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। तो आपको परसेंट पे आप मत जाइए,
ठीक है? आप नॉर्मल देखिए 10 मिलीमोल ट्रिस है और 50 मिलीमोल HCl है। तो बफर ये आपका कंटेन्स है, ये आपको दिया गया है। आपको 1 लीटर बफर बनाना है और ये बस मैंने आपको यही बताया था कि आपको स्टॉक देख लेना है कि स्टॉक सॉल्यूशन कहाँ दिया गया है। तो फ्रॉम द फॉलोइंग स्टॉक सॉल्यूशन यानी कि स्टॉक सॉल्यूशन आपका ये है, ठीक है? तो यानी कि स्टॉक आपका 1 मोलर होगा, जो आपका ज़्यादा मोलरिटी होगा। बेसिकली ये भी एक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि वही आपका स्टॉक होगा। तो यानी कि आप स्टॉक यानी कि सिंपल सी बात है कि आप 1 मोलर का कितना वॉल्यूम उठाएँ कि HCl आपका 50 मिलीमोलर बन जाए। तो वॉल मोल जो आपके यूनिट्स होंगे वो हमेशा एक जैसे होने चाहिए। तो मिली को मोल में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई होगा। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में आपको ये बता दिया था, राइट? फिर इसके बाद आपको क्या करना है, वॉल्यूम जो है वो आपका 1 लीटर होगा, ठीक है? तो अब यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, 1 लीटर आपको बफर बनाना है, सारी चीज़ें यूनिट्स आपकी सेम हो गई, तो ये क्या आ जाएगा, ये जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 50 यानी कि 10 की पावर -3 है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 0 से ये कट जाएगा, यानी कि 0.05 इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 5/100 को 0.05 लीटर। लेकिन यहाँ पे हमको लीटर में नहीं, हमको एमएल में आंसर करना है। तो अब हम यहाँ पे सिंपल सा देख लेंगे कि 1 लीटर में क्या होता है, 1000 एमएल होता है। तो यानी कि 0.05 लीटर में क्या होगा, तो इसको 0.05 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये 5000 आ जाएगा। 2 पर यहाँ पे पॉइंट लगा है, दशमलव लगा है, यहाँ पे आप दशमलव लगा देंगे और इसको कट कर देंगे। तो यानी कि 50 एमएल इसका आंसर हो जाएगा। तो 50 एमएल आपको यहाँ देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे भी दिया है। तो ये 2 ऑप्शन आपके कैंसल हो गए, लेकिन अभी भी यहाँ पे दिया हुआ है। अब जो बुद्धि वाली चीज़ है कि यहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा आपको भटकाया नहीं है कि आपको दूसरा सॉल्व करना पड़े। तो जैसे यहाँ पे 1 मोलर ट्रिस है, यहाँ पे 1 मोलर HCl था, यहाँ 50 मिलीमोलर HCl था, यहाँ 20 मिलीमोलर था। तो अगर आप ट्रिस का कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको 20 वैल्यू पुट कर देनी है। तो जब आप 20 पुट करेंगे तो यही कैलकुलेट करते जाएँगे तो ये 20 एमएल आ जाएगा। तो यानी कि 50 एमएल, 20 एमएल एंड 200 एमएल, तो ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, मैंने आपको बार-बार बताया है कि इस पे कमांड बनाइए और बहुत ही आसानी से एक सिंपल फॉर्मूले से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, राइट? अब यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे, जो कि हमने आईसीएमआर के टाइम पर भी आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है? सीएसआईआर के जब हम अभी की बार के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे तो वहाँ पे मैचिंग में क्वेश्चंस पूछे गए थे। इस पार्ट को आप याद रखिएगा। आपके बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे ट्रिप्सिन होता है, काइमोट्रिप्सिन होते हैं, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज होते हैं, वहाँ पे मैचिंग में आया था तो उसको याद करिएगा। मैंने आपको रटा भी दिया था कि कैसे आपको याद रखना है, ठीक है? तो ट्रिप्सिन को मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि ट्रिप्सिन को एस मत पढ़िएगा, सी पढ़िएगा याद करने के लिए। तो यानी कि पहली बात आपका ये एन टर्मिनल से काटेगा या सी टर्मिनल से काटेगा। तो ट्रिप्सिन को आप सी पढ़िएगा, ट्रिप्सिन, सिन, सिन। तो ये आपका सी टर्मिनल से कट करता है, इसमें आपका कोई कन्फ्यूज़न नहीं, एन वाले ऑप्शन आपके कट जाते हैं। और ये आपको थोड़ा-सा याद रखना पड़ेगा कि ट्रिप्सिन जो होता है वो आपका बेसिक अमाइनो एसिड को काटता है, अर्जिनिन और लाइसिन। तो ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीएसआईआर, डीबीटी, आईसीएमआर हर जगह पूछा जाता है। और इसी तरीके से एक इन्होंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है जो कि दिल खुश कर दिया है। तो इसमें इन्होंने क्या पूछा है, जो कि मैंने आपको ये भी बताया है कि कभी भी जब आप बड़े लेवल पे जाएँगे तो 1 अल्फ़ाबेट सिंबल, जो बच्चे इस चैनल को फ़ॉलो कर रहे हैं, आईसीएमआर के टाइम पर भी मैंने आपको बोला था कि आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं न कहीं आपसे अमाइनो एसिड का नाम लेके नहीं पूछा जाएगा, आपसे एबीसीडी के टर्म में दिया जाएगा, राइट? तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड, आपको ये दी गई है, जिसको आप ट्रिप्सिन से डाइजेस्ट कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो 2 क्वेश्चन मिलते-जुलते ही पूछे गए हैं। तो सबसे पहली बात है कि ट्रिप्सिन जो होगा वो आपके सी टर्मिनल से कट करेगा, इसमें आपका कोई कन्फ्यूज़न नहीं आएगा। इसके बाद बेसिक अमाइनो एसिड को कट करेगा अर्जिनिन, लाइसिन। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आप बिगिनर्स होंगे या अगर आप बायोकेमिस्ट्री बैकग्राउंड के नहीं हैं, बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो आप सोचेंगे कि अर्जिनिन का सिंबल ए होगा और लाइसिन का सिंबल एल होगा, तो हम ए से इसको ऐसे काट दें, एल से काट दें और हमको फ्रेगमेंट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप गलत हो जाएँगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है?
तो वो क्या है मसला, एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे अमाइनो एसिड के डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स होते हैं, वो आप याद करिएगा, ठीक है? वो आपका होमवर्क है। तो मैं यहाँ पे केवल इतना आपको बता देता हूँ कि लाइसिन का जो सिंबल होता है वो के होता है, और अर्जिनिन का सिंबल होता है वो आर होता है। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन उन्होंने डिराइव किया था कि कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है? ए और उससे। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए, तो यहाँ पे इस पूरे सीक्वेंस में अगर आपको सी टर्मिनल से अगर आप काटने जाएँगे, तो अर्जिनिन, लाइसिन आपको देखना है, ठीक है? मतलब उनको या तो अर्जिनिन मिल जाएगा या लाइसिन मिल जाएगा सी टर्मिनल से, और वो कट करेगा। तो एक कट ये आपको आर यहाँ पे मिलेगा, एक कट यहाँ पे लगेगा, के आपको यहाँ मिलेगा, एक कट यहाँ मिलेगा, और आर आपको यहाँ मिलेगा, तो एक कट आपको यहाँ मिलेगा। तो कितने फ्रेगमेंट हो गए? यहाँ से कटा, एक फ्रेगमेंट ये हो गया, एक फ्रेगमेंट ये हो गया, एक फ्रेगमेंट ये हो गया, एक फ्रेगमेंट ये हो गया। तो ये आपको 4 फ्रेगमेंट देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन्स आपको सीएसआईआर में भी क्वेश्चन सॉल्व कराता है कि आपका साइनोजेन ब्रोमाइड ले लेगा, ठीक है? काइमोट्रिप्सिन ले लेगा और पूछेगा कि एक ऐसी सीक्वेंस है तो क्या है? तो ये बहुत ही नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है, इस पे कमांड बनाइएगा। ट्रिप्सिन पूछा है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे पेप्सिन से कट करवा दे, प्रोटीएज से कट करवा दे, काइमोट्रिप्सिन से कट करवा दे। तो इनको याद रखिएगा, और 1 अल्फाबेट सिंबल आपके टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, 4 फ्रेगमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। बाकी नंबर सीरीज़ में भी मैंने आपको बता रखा है, तो उसी तरीके से एक बहुत ही आसान क्वेश्चन जो कि आपको 2020 में भी देखने को मिलेगा, शायद मैंने इसके पहले आपको सॉल्व भी कराया था कि इसमें आपको आपको एक चीज़ ढूँढना होता है कि क्या इनके में रिलेशन है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो 23 से 30 हुआ है, यानी कि 23 में 7 जोड़ेंगे, 30 में से 38 हो गया है, 30 में 8 जोड़ेंगे, फिर 38 से ये आपका 47 आया है, ठीक है? तो इसमें क्या रिलेशन है? तो यानी कि 38 से ये 9 जोड़ देंगे तब ये आपका 47 होगा, 47 से 57 में 10 जोड़ा है, यानी कि हर बार 1-1 बढ़ाता गया है, तो यानी कि इस बार 11 जोड़ेगा, तो जब 11 जोड़ेगा तो ये 68 वैल्यू आ जाएगी, ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा। और बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, ये आपको डीबीटी क्वालीफाई करना है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद एक मैंने ये डीबीटी में क्वेश्चन पूछा गया है जो कि आपका न्यूमेरिकल्स बेसिस पे है, बायोटेक्नोलॉजी वाले बच्चे बहुत ही अच्छे से कर लेंगे। बाकी एक सिंपल सा यहाँ पे फॉर्मूला होता है, बेसिकली जो भी आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, जो आपके टेक्निकली यूज़ होते हैं, वो आपके या तो 4 बेस कटर होते हैं या 6 बेस कटर होते हैं, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। तो इन्होंने पूछा है कि फ्रीक्वेंसी आपसे पूछ रहे हैं कि 4 बेस पेयर कटर अगर यूज़ किया जाए और वो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन पे कट करेगा। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है 1/4 करके, जितने का बेस पेयर कटर होगा उसको आपको लिख देना है। तो यहाँ पे क्या है, 4 बेस पेयर का कटर है, तो 1 बाई क्या हो जाएगा, 4 की पावर 4 हो जाएगा। तो 4 की पावर 4 करेंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी कि 4 चौक 16 चौको 64 चौको 256, ठीक है? तो ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी तैयार करिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सीक्वेंस को भी याद रखिएगा। कौन-सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, चार्ट बना हुआ आपको किसी भी बुक्स में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। कौन-सा आपका ब्लंट एंड देता है, कौन-सा आपका स्टिकी एंड देता है, क्या उनका सीक्वेंस है, ये चीज़ों को अभी से लर्न करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा कि कौन-सा आपका ब्लंट एंड देता है, कौन-सा आपका स्टिकी एंड देता है, राइट? तो ये भी एक आसान क्वेश्चन है जो कि आप याद रखिएगा, अगर आगे से आपका सामना हो जाएगा तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करिएगा। फिर जेनेटिक कोडॉन, इसका लेक्चर आपको मिल जाएगा। हालाँकि पुराने लेक्चर में मैंने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी किया है, बट एक बार वापस से इसको देख लेते हैं। जेनेटिक कोडॉन आपके ट्रिपलेट होते हैं, ये उनका कैरेक्टरिस्टिक होता है। इसी तरीके से हमारे में 64 कोडॉन है। हाउ मैनी कोडॉन विल बी पॉसिबल अगर इस कोडॉन को डबलेट कर दिया जाए, ठीक है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं कि अगर ट्रिपलेट है, तब ये आपको 64 मिल रहा है, यानी कि आपके पास टोटल बेस कितने हैं? 4 बेस थे, ट्रिपलेट के सेट में लगाया तो ये आपको 64 मिल गया। अगर यही 4 बेस को अगर आप डबलेट के सेट में लगाएँगे तो क्या मिलेगा? 64 मिलेगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपसे पूछ रहा है, फॉर अ टेट्रा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस द नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपका यूजिंग एटीजी, यानी कि आपका 3 बेस लेके चल रहा है और टेट्रा न्यूक्लियोटाइड इसको सीक्वेंस बनाना है। तो यानी कि यहाँ पर जो ये 4 था, ये नंबर ऑफ बेसेस थे, ठीक है? तो यहाँ पर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो एटीजीयू 4 बेस ले रहे थे ना, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 बेस लिया है। तो अब फ़ॉर्मूले में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 की पावर टेट्रा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, मतलब हम नॉर्मल यू, यू, यू करते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि ऐसा सीक्वेंस बने कि यू, 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 यू हो जाए, या यू, ए, इस तरीके से। तो इनको टेट्रा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चाहिए, तो 3 की पावर 4 कर देंगे, ठीक है? तो 3 क्या हो गया, नंबर ऑफ बेसेस हो गया, एटीजी हो गया, ठीक है? और पावर 4 हो गया, यानी कि 3
इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री करेंगे तो थ्री थ्री जा नाइन, थ्री जा 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन जेनेटिक कोडॉन का लेक्चर मेरा अपलोड है, उसके बियॉन्ड बहुत ही रेयर होगा कि आपको कोई क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। उस लेक्चर में सारी चीजें कवर कर दी गई हैं, तो उसको डेली वॉच करते रहिए, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। फिर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ये भी आपका बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको बेसिक आपको लगाना होता है, जहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि एक इन्होंने हाइपोथेटिकल पेप्टाइड ले लिया है, जिसमें ये मेथियोनिन है, आइसोल्यूसिन है, वैलिन है, हिस्टडीन है, टायरोसिन है। ठीक है, एज्यूमिंग कर रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे कोडॉन है, जिसमें से दो पॉसिबल कोडॉन है हिस्टडीन के, वैलिन के, ट्रिप्सिन के, टायरोसिन के, और वन कोडॉन जो है आपका मेथियोनिन का है, और चार पॉसिबल कोडॉन आइसोल्यूसिन के हैं। तो नंबर ऑफ पॉसिबल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या होगा जो इस कोडॉन को कोड करेगा? तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चंस जब भी आपको मिलेंगे सिंपल आपको मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि दो कोडॉन इनके थे तो दो हो गया, ठीक है, टू से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मतलब दो कोडान तीन के हैं तो टू इंटू टू, यानी कि हिस्टडीन के दो थे, वैलिन के दो थे, टायरोसिन के दो थे, तो दो इन दो दो हो गया। मेथियोनिन का एक है इंटू वन, और फोर पॉसिबल कोडान आपके आइसोल्यूसिन के हैं, तो आपका फोर हो गया। तो दो दुनी चार दुनी आठ, एट वन जा एट, और फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 आ जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा। राइट, तो ये आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं थी क्वेश्चंस में, और ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा कमांड बनाइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद कुछ और बेसिक क्वेश्चंस को देख लेते हैं। एंजाइम्स बाइंड दियर सबस्ट्रेट वाया, तो ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे रखा है कि कहीं पर भी सिस्टम में कुछ भी होता है तो क्या होता है, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होता है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंडिंग हो, एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन हो, कुछ भी होगा तो क्या होगा, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होगा। तो एंजाइम बाइंड करते हैं सबस्ट्रेट से, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन आपको करेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि नॉन कोवेलेंट में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आ जाएगा और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी आ जाएगा, और बाकी सेफ कॉम्प्लीमेंट्री तो होती ही है, जो आप मॉडल पढ़ते हैं, लॉक एंड की हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो एंजाइम की बाइंडिंग में हेल्प करते हैं। फिर यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि यहाँ पे आप समझते चलेंगे प्रोटीन को, कि एग व्हाइट प्रोटीन है जिसको ओवा एल्बुमिन बोलते हैं, डिनेचर किया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट अफेक्टेड। तो मानिए कि आपने किसी भी प्रोटीन को जब आप डिनेचर करते हैं तो कौन सी ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो लीस्ट अफेक्टेड होगा, मतलब उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, पी से प्रोटीन और पी से प्राइमरी स्ट्रक्चर, मतलब जब प्राइमरी स्ट्रक्चर यानी कि वही जो एन से सी टर्मिनल वाला होता है, ये कभी टूटता नहीं है। मतलब जब आप रैप्चर करते हैं, हीट देते हैं, जब आपने डीएनए का डीनेचुरेशन पढ़ा होगा, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं ये आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर या टर्सरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंडरी या टर्सरी आपका टूटता है, लेकिन प्राइमरी आपका कभी नहीं टूटता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर प्राइमरी ही ब्रेक हो जाएगा तो आपका प्रोटीन की आइडेंटिटी नहीं रह जाएगी। समझ रहे हैं? तो यानी कि अगर प्राइमरी ब्रेक हो गया तो प्रोटीन ही नहीं रहेगा, तो उसको प्रोटीन क्यों बोलोगे, फिर कुछ और बोल दो। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर जो आपको याद रखना है, इस बात को याद रखिए कि जब भी ये आपसे, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझ लीजिए कि आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा, जब आप कभी किसी अच्छे जगह जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको इंटरव्यू पैनल में भी मिल सकते हैं कि आप कौन सा जो होगा वो आपका लीस्ट अफेक्टेड होगा। तो हमेशा प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो आपका लीस्ट अफेक्टेड होगा। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही आसान से क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए था। इसी तरीके से आपका आईसीएमआर के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि कॉम्बिनेशन आप जब आपसे गैमीट पूछा जाएगा, जीनोटाइप का आपका दिया गया है तो कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ गैमीट का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, मैंने आपको आईसीएमआर के टाइम पर भी बताया था कि टू की पावर एन होता है, और एन जो होता है इसको बोलते हैं नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। तो यानी कि जैसे ए है तो ये मतलब जो आपके एलिल्स हैं, ये आपका एक कैरेक्टर हो गया, ये आपका एक हो गया, ये आपका एक हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो यानी कि टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। तो 2 की पावर 7 जब आप करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128।
ठीक है? तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा 128। तो इस फ़ॉर्मूले को याद रखिएगा, लेकिन इतना याद रखिएगा कि ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पे डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पे बी दे रहेगा तब आप नहीं मानेंगे इसको, ठीक है? तो ख़ैर वो एक अलग स्टोरी है, बट ऐसे क्वेश्चन जब आपको मिलेंगे तो आपको सिंपल इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। फिर इसके बाद एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स क्या होते हैं, इस पे तो आपका सीएसआईआर में अभी बहुत माथापच्ची हुई थी। ऐसा ही क्वेश्चन था प्लूरिपोटेंट, टोटीपोटेंट को लेकर, जहाँ पे मैंने वीडियो भी अपलोड कर रखा था जाइगोट को, जो कि अनफॉर्चुनेटली जो मैंने बोला भी था अपने वीडियो में कि शायद सीएसआईआर उस बात को एक्सेप्ट ना करे, तो आखिरकार वही हुआ। जाइगोट को उन्होंने टोटीपोटेंट नहीं माना है, ठीक है? प्लूरिपोटेंट माना है, और प्लूरिपोटेंट जो होता है वो आपका रेफरेंस मैंने आपको क्यूबे में दिया था। तो इस बात को भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी चीज़ें कही जाती हैं वो उसके पीछे कोई ना कोई रहस्य होता है, कोई ना कोई बात होती है। तो वो चीज़ें सीएसआईआर ने भी एक्सेप्ट किया, तो इस पे बहुत ही माथापच्ची थी। तो इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, प्लूरिपोटेंट होती हैं, और टोटीपोटेंट बेसिकली आपकी क्या होती हैं, जो प्लांट की सेल्स होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, टोटीपोटेंट होती हैं। बस इतनी बात याद रखिएगा, क्योंकि जाइगोट जो है वो टोटीपोटेंट में फिट नहीं बैठता है, ठीक है? तो इसको याद रखिएगा, मतलब सीएसआईआर ने नहीं एक्सेप्ट किया है इस चैलेंज को। राइट। बाकी बहुत सारे बुक्स में ऐसा दिया है, तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल समझना है तो इसका एक लेक्चर अवेलेबल है, उसको जाके वॉच आउट कर लीजिएगा। राइट। तो इसको हम याद रखेंगे। इसके बाद आपका एक बहुत ही आसान क्वेश्चन था जो कि मैंने अभी लगा दिया है, समझ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन द पैथोजेनेसिस। तो यानी कि जब आपको डिजीज होता है किसी पैथोजन से के माध्यम से, अब पैथोजन आपका कुछ भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है, ठीक है? तो क्या-क्या स्टेप होने चाहिए? तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि सबसे पहले आप उसके लिए एक्सपोज़ हो गए। मान लीजिए कि आप किसी पर्यावरण में, क्या होगा, आपका एक्सपोज़र होगा ना, तभी तो वो आपको मिलेगा। तो सबसे पहले वो एडहेर थोड़े कर जाएगा, तो सबसे पहले क्या होगा, एक्सपोज़र होगा। फिर एक्सपोज़र हो यानी कि आप उससे आप उस माहौल में गए, उस माहौल में जाने के बाद आपकी सरफेस पे वो एडहेशन हुआ। एडहेशन का मतलब वो आपके आके चिपका। मानिए कि आपकी स्किन पर आके वो एडहेर किया, इसको क्या बोलेंगे, एडहेशन बोलेंगे। फिर इन्वेजन, ठीक है? फिर वो इन्वेज हुआ और उसके बाद इन्फेक्शन, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया, ठीक है? तो ये 4 स्टेप होते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ा-सा कॉमन लगा के भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको वहाँ पे एक्सपोज़ होना है, फिर एडहेर होगा, फिर इन्वेजन होगा, मतलब इन्वेजन का मतलब वो स्किन में अगर घुसा है तो स्किन से अंदर आपका ब्लड वेसल्स के माध्यम से आपके जो भी उसके जो भी उसका ऑर्गन होगा, मतलब उसका फ़ेवरेट जहाँ पे उसको जाना होगा वो वहाँ पे जाएगा, फिर वहाँ से वो क्या करेगा, इन्फेक्शन को कैरी आउट करेगा। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ था, इसको भी आप समझ लीजिए। बाकी सेल सिग्नलिंग जो कि मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि आपको लेक्चर मिल जाएगा, वहाँ पे मैंने आपको पूरा पढ़ा रखा है। तो कौन-सा पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑब्ज़र्व होता है इन द सिग्नल ट्रांसडक्शन। तो सिग्नल ट्रांसडक्शन हमने जब भी पढ़ा, तो हमने क्या देखा था, फॉस्फोराइलेशन हो रहा था। ठीक है? तो जब भी आपको मैंने कोई भी, चाहे एनएफ कप्पा बी सिग्नलिंग रही हो, ठीक है? या उसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे डब्ल्यूएनटी पाथवे रहा हो, कोई भी पाथवे रहा हो, तो फॉस्फोराइलेशन मैंने वहाँ पे आपको बताया हुआ है। तो फॉस्फोराइलेशन ही होता है जिससे सिग्नल्स आपके पाथवे देखने को मिलते हैं, ठीक है? कार्बोनाइलेशन, नाइट्रोसाइलेशन ये सब नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना है कि फॉस्फोराइलेशन जो होता है वो आपका सिग्नल ट्रांसडक्शन में इन्वॉल्व होता है। एंड नेक्स्ट आपका बीटा शीट रिच स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रेऑन प्रोटीन। तो प्रेऑन भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इसका लेक्चर आपको मेरे पास मिल जाएगा, जहाँ पे इसके बियॉन्ड कुछ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए प्रेऑन से इस बार आईसीएमआर में क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, तो नेक्स्ट टाइम आईसीएमआर, सीएसआईआर, इन सब में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, डीबीटी में भी आ सकता है। तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। प्रेऑन्स जो होते हैं आपके प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं, तो यानी कि एबनॉर्मल डिजीज कॉजिंग प्रोटीन्स होते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। और चूंकि बीटा सीट रिच स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि नॉर्मल जो प्रेऑन्स प्रोटीन्स होते हैं वो आपके अल्फा कन्फर्मेशन में होते हैं, लेकिन जब वो प्रेऑन संक्रमित हो जाते हैं तब उनकी कन्फर्मेशन बीटा हो जाती है, तो यानी कि अल्फा से बीटा में ट्रांजिशन हो जाता है। तो वही चीज पूछा गया है कि बीटा शीट रिच स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेऑन प्रोटीन। तो प्रेऑन का जहां मतलब आया कि वो डिजीज कॉज करेगा, एबनॉर्मल होता है, और प्रेऑन जो होते हैं आपके प्रोटीनीसिस प्रोटीन होते हैं। कौन-कौन सी डिजीज़ होती है, इसका नाम आपके दिमाग में टिप्स पे होना चाहिए, जैसे आपका मैड काउ डिजीज़ था, ठीक है? लाफिंग डेथ होता था, ये सब मैंने आपको वहाँ पे बता रखा है, जैकब डिजीज़ हो रही थी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको
याद रखनी है, ठीक है? तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने डीबीटी 2020 के सॉल्व किए हैं। इसी तरीके से आपको और भी लेक्चर्स मिलते रहेंगे जहाँ पे आपके डीबीटी हमने 2020 को पहले कंप्लीट करेंगे, फिर हम रिमेनिंग पार्ट्स को भी कवर करेंगे। तो यहाँ तक आशा है कि आज आपने बहुत चीज़ें सीखी होंगी, समझी होंगी, क्वेश्चंस को समझा होगा। ये सेशन आपके लिए कितना फ्रूटफुल हो रहा है, अगर आपको ये अच्छा भी लग रहा है तो भी आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये एफर्ट, ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लग रही हैं, ठीक है? और आप भी मतलब इसके रिगार्डिंग जो है वो अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? तो ये वीडियो, ये एफर्ट, ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए साथ। थैंक यू वेरी